नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में 2 वर्ष पहले वहां के एक मशहूर गायक, अभिनेता और नेता रहे शुभदीप सिंह सिद्धू, जो मूसेवाला के नाम से फेमस थे, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। हत्या के बाद उनकी माता-पिता 2 वर्ष पश्चात एक नई तकनीक, जो विज्ञान की नई तकनीकी है, आईवीएफ तकनीक के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका सहारा लेते हुए उन्होंने एक नए शिशु को अपने घर में जन्म देने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इसके बाद से वहाँ की जो सरकार है, उनके ऊपर उनका आरोप है कि वो सरकार कानून का सहारा लेके उन्हें परेशान कर रही है और जो नवजात बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे के जन्म की वैधता को लेके अब वो मामला थोड़ा-सा फँसा हुआ है। तो आज इस पूरे मसले को लेकर वो कौन से कानूनी प्रोविज़न हैं जिसके आधार पर आईवीएफ तकनीक के जन्मे बच्चों की वैधता को माना जाता है या इनकार किया जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर इस खबर को जानने के साथ। मूसेवाले का नवजात भाई, क्या है मामला, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि होली के इस पावन पर्व पर आपको दृष्टि परिवार दे रहा है सारे ऑनलाइन दृष्टि के कोर्सों पर भारी छूट। ये 50% तक की छूट है दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स और डीएलपी पर। और आप देखें कि आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 40% की छूट मिल रही है। इस छूट की तिथि 21 से 24 मार्च तक है और इस पर ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। इस छूट से संबंधित आपको अगर लाभ उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपको अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है तो 8750187501 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस संदर्भ को समझने के लिए चर्चा के बिंदुओं की, किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम समझेंगे। खबर को देखा हमने, चर्चा में क्यों है इसको समझेंगे, क्या है मामला और क्या है आईवीएफ तकनीकी जिसके आधार पर इन बच्चों का जन्म होता है, कौन लोग इसका सहारा लेते हैं, क्या इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं भारत के अंतर्गत, इसके लिए कौन से ऐसे कानून है जो इसको विनियमित करते हैं, उसको देखेंगे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। सामान्य अध्ययन के खंड में प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सकें। बात खबर की करेंगे। खबर है फर्स्ट पोस्ट की। डिड सिद्धू मूसेवाला's पेरेंट्स वायलेट आईवीएफ रूल्स व्हेन हैविंग ए बेबी? क्या उन्होंने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने आईवीएफ के संदर्भ में जो रूल बना है उसको वायलेट किया, क्या उसका उल्लंघन किया? तो इसको समझेंगे। चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये पूरा प्रकरण इसीलिए है क्योंकि मूसेवाला एक गायक थे, रैपर थे, एक अभिनेता भी थे, राजनेता भी थे और काफी लोकप्रिय थे। और अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के कारण जब उनका निधन हुआ, जब उनकी हत्या हो गई, तो उसके बाद उनके माता-पिता, उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच तो थी ही, उनके माता-पिता भी अकेलेपन या अपने बच्चे को खोने का दंश कौन नहीं झेलेगा माता-पिता, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि हमें आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए। उसके आधार पर उनके घर में जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कुछ कानूनी दांव-पेच सामने आते हैं, इस वजह से चर्चा में बना हुआ है। दिवंगत पंजाबी गायक जो थे शुभदीप सिंह सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला के नाम से फेमस थे, उनके यहाँ माता-पिता द्वारा 17 मार्च को इस शिशु को प्राप्त किया गया, उसका जन्म हुआ और पंजाब सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार उनको परेशान कर रही है क्योंकि आईवीएफ पर जो कानून है, हम इनके अनुसार वो उस कानून के दायरे में आते हैं, उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि आप कानून का पालन शायद नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो दस्तावेज हैं वो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। कोई भी सरकार होगी, अगर उसके लिए कुछ विधि नियत की गई है तो वो विधि के लिए आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब क्या है मामला? तो दरअसल इनके माता और पिता हैं, इनके पिताजी बलकौर सिंह पूर्व सैनिक रहे हैं, 58 वर्ष इनकी आयु है और चरण कौर जो इनकी माताजी हैं 60 वर्ष की। इन्होंने आईवीएफ तकनीकी का सहारा लिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, उससे उसके आधार पर बच्चे का जन्म हुआ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आईवीएफ तकनीकी है, उसके आधार पर जन्मित बच्चे की तस्वीर इन्होंने शेयर किया और शेयर करने के बाद ये कहा कि हमारे इकलौते बच्चे के बाद ये उसी का एक रूप इस दुनिया में आप लोगों के आशीर्वाद से आया। काफी भावुक पोस्ट थी। उसके बाद इन्होंने सरकार पर अपने आरोप को लगाया और कहा सरकार से कि हमें कुछ मोहलत दी जाए जिसकी वजह से हम अपने कागजात को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और हम जब ये ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उस अवधि तक हमें परेशान न किया जाए। ये उनका डिमांड है। उनका ये कहना है कि हमने हमेशा कानून का पालन किया, हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा गया और एक रिपोर्ट मांगी गई। जब भी किसी चीज का उल्लंघन होता है तो सरकार का यह दायित्व है कि विधि के नियत रहते हुए
वो उस प्रक्रिया का पालन कराए। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यहाँ रिपोर्ट मांगी। इसमें जो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम है 2021 की धारा 21G1, इस नियम के तहत ही ये पूरी की पूरी जानकारी मांगी जा सकती है, उसके आधार पर यह जानकारी मांगी गई है। और इस नियम की अगर बात करें तो ART अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का लाभ अगर कोई लेता है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, IVF है, इसके दायरे में आता है, इस श्रेणी में आता है, तो उस लाभ की कंडीशन में एक उम्र की सीमा निर्धारित की गई है। और उस उम्र की सीमा इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे इन रूल रेगुलेशंस के अंतर्गत देखेंगे तो 21 से 50 वर्ष है और इनकी आयु इस आयु सीमा के बाहर है। इस आधार पर जो चाहे पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उस सीमा को अगर कोई वायलेट करेगा तो वो उससे कागजी दस्तावेज मांगेगा कि आखिर किस आधार पर, और अगर इससे ज्यादा आपकी आयु सीमा है तो उसके लिए भी कुछ आधार बने गए हैं कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इसके बाद अगर आप देखें तो पहले समझें कि IVF होता क्या। दरअसल IVF ये होता है, इसको हिंदी में पात्र निषेचन भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। दरअसल जब प्रजनन की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से संभव नहीं होती तो वंशानुगत संतति को बढ़ाने के लिए जो भी पेयर होंगे, जो भी जोड़े होंगे, अगर वो प्राकृतिक रूप से सक्षम नहीं है, गर्भ धारण करने में महिला सक्षम नहीं है या पुरुष की तरफ से, तो ये लोग इसका सहारा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निषेचन है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फीमेल अंडाशय होता है उसमें से अंडे निकालते हैं और उसका संपर्क जो है वो शुक्राणुओं से होता है और ये पूरा का पूरा निषेचन ये बाहर कराया जाता है। और निषेचन शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है, एक विशेष परिस्थिति में कराया जाता है। और जो निषेचित अंडा होगा उसको बाद में मादा के गर्भाशय में प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार मादा के गर्भाशय में निषेचन के बाद प्रवेश जो करता है वो उसके बाद एक बच्चे के रूप में उसका लालन पालन होता है और बाद में उसका जन्म होता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है पात्र निषेचन है, ये IVF की एक टेक्निक है। जो लोग प्राकृतिक रूप से सक्षम नहीं है उनको कृत्रिम रूप से गर्भधारण इस माध्यम से कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देख सकते हैं ये बाहर एक सिंबॉलिक चित्र है, इस प्रकार कुछ होता है। भारत में अब इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। अगर ऐसा होता तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए पूरे के पूरे इस प्रक्रिया को एक नियम के तहत बांधा गया है। दरअसल जो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम 2021 है, इस पूरे के पूरे अधिनियम की अगर बात करें तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो है ये 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस वक्त ऐसी कंडीशन थी कि इस प्रकार जो क्लिनिक थे वो आप देखेंगे कि इस समय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी पे आधारित ढेर सारे क्लिनिक्स थे वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे थे। तो उनके पर्यवेक्षण के लिए, उनके विनियमन के लिए अर्थात उनको सुपरविजन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो ऐसी व्यवस्था को महसूस करते हुए 2021 में संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है तो जितने इस प्रकार के IVF से रिलेटेड क्लिनिक्स थे उनको रेगुलेट किया जाना संभव हुआ। सभी क्लिनिकों और बैंकों जहां पर इस प्रकार से सीमेंस वगैरह को सुरक्षित रखा जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो इनके लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया गया और ये अनिवार्य किया गया कि उसी डेटाबेस के आधार पर ये संचालित होंगे। एक जगह से एक नियम, एक परिस्थितियां सब पर लागू होंगी। साथ ही जो ART कानून है उसके तहत ये अनिवार्य किया गया कि सारे क्लिनिक ये सुनिश्चित करेंगे, सभी क्लिनिकों के लिए कंडीशन दी गई, एक नियम बनाया गया कि सबके लिए अनिवार्य है कि जो भी कमीशनिंग दंपत्ति है, कमीशनिंग दंपत्ति मतलब वो दंपत्ति जो इलाज की मांग कर रहे हैं, जो IVF के आधार पर चाहते हैं, संतान चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ART प्रक्रियाओं के लिए वो पात्रता धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, उसके आधार पर पहले ये डिसाइड किया जाएगा उस क्राइटेरिया को वो फॉलो करते हैं, पात्रता धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि जो डोनर होगा, जो दाता होगा, चाहे वो सीमेन को दान करने वाला हो, चाहे वो जो भी कंडीशन हो, तो उसमें उस दाता की मेडिकली कंडीशन ठीक है कि नहीं, मेडिकली उसको टेस्ट किया जाएगा और दाता का चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद अगर वो फिट है तभी उसको परमिसिबल होगा, तभी वो उसको इसकी अनुमति मिलेगी। साथ ही
इसके आधार पर पात्र अपात्र का निर्धारण करने के लिए भी कुछ कंडीशन बनाई गई कि कौन पात्र होगा इस अधिनियम के अंतर्गत, कौन पात्र नहीं होगा। इसमें यह कहा गया कि जो विवाहित जोड़े हैं या जो महिला है उसके द्वारा ये शुरू किया जा सकता है। अविवाहित होकर आप इस आईवीएफ तकनीकी का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसके लिए विवाहित होना एक कंडीशन है। दूसरा ये कहा गया कि जो महिला की उम्र है वो 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही कहा गया जो पुरुष की उम्र है वो 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। और जो विवाहित जोड़ा है वो दोनों ही जोड़ा जो विवाहित है वो अगर उसमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है तभी वो इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर वो फर्टाइल हैं तो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। साथ ही ये देखना उसमें अनिवार्य होगा कि असुरक्षित सहवास दोनों लोगों के बीच अगर 1 वर्ष तक होता है, अर्थात बिना प्रोटेक्शन के सहवास होता है, फिर भी अगर 1 वर्ष तक वो गर्भ धारण करने में असमर्थ होते हैं तब वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इस दिशा में जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई अन्य मेडिकल कंडीशन भी है जिसकी वजह से वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण करने में रुकावट आ रही है, तो भी आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं, तो इसको परमिशन दिया जाता है। हालांकि ये आयु निर्धारित की गई 21 से 50 साल की, 21 से 55 साल की, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर होने वाले भी पात्र हो सकते थे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनाई गई, उनके मेंटल और उनके फिजिकल हेल्थ को लेके कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। अगर वो उसको फॉलो करते हैं, उस मानदंड पर खरे उतरते हैं, तब उस विशेष परिस्थिति में इनको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ नियत कानून, कुछ नियत नियम व शर्तें बनाई गई, उसका पालन करना अनिवार्य है। साथ ही डोनर्स के लिए भी पात्रता निर्धारित की गई। ये कहा गया कि जो पुरुष डोनर है उसके लिए जो आयु है वो 21 से 55 साल निर्धारित की गई। साथ ही जो महिला डोनर है उसके लिए 23 से 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। ये माना गया कि इस वर्ष का पुरुष और इस वर्ष की महिला डोनर हो सकते हैं, वो दाता हो सकते हैं। लेकिन महिला के लिए ये कहा गया कि उस महिला को एक बच्चा स्वयं का होना चाहिए और वो भी 3 वर्ष का अगर हो गया हो तब वो डोनेट कर सकती है, वो डोनर हो सकती है। और महिला के लिए ये भी कहा गया जो सीमा है अंडों को दान करने की सीमा है वो भी पूरे उसके जीवन काल में एक बार अधिकतम वो 7 अंडे तक दान कर सकती है। साथ ही एक जो बैंक होगा वो बैंक क्या करेगा, एक डोनर के सीमेन को एक से अधिक जोड़े को प्रोवाइड नहीं करा सकता है। एक बैंक जो है वो सीमेन को एक ही जोड़े को प्रोवाइड करेगा, उस सीमेन को किसी अन्य जोड़े को वो नहीं दे सकता है। ये शर्त भी इसमें रखी गई। साथ ही जो दोनों पक्ष हैं, डोनर देने वाला और उसका लाभ उठाने वाला, इन दोनों पक्षों को एक कंसेंट पर हस्ताक्षर करना होगा, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि हम इन सारी नियम शर्तों के अंतर्गत आते हैं, इसको फॉलो करते हैं और इस नियम शर्त के लिए तैयार हैं। साथ ही जो एआरटी प्रक्रिया चाहने वाले जोड़े को महिला दाता जो होती है उस महिला दाता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस महिला दाता की बीमा की व्यवस्था करनी होगी उस जोड़े को, जो जोड़ा आईवीएफ तकनीकी के आधार पर उस महिला उस जोड़े के लिए एज ए दाता काम कर रही है। तो उस जोड़े की जिम्मेदारी होती है कि जो दाता महिला है, डोनर महिला है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसकी बीमा की व्यवस्था, बीमा का कवरेज ये देंगे। साथ ही कानूनी रूप से जो बच्चा होगा वो किसका होगा, डोनर कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उस बच्चे पर अपना दावेदारी करने लगे। इसके लिए ये प्रावधान किया गया कि जो डोनर होगा उसकी दावेदारी उस पर बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि कानूनी रूप से जो दंपत्ति का बच्चा है वो उस दंपत्ति का ही होगा, डोनर का नहीं होगा। डोनर की दावेदारी उस पर बिल्कुल नहीं होगी। अब देखें 1986 में भारत में पहला जो आईवीएफ शिशु हुआ उसका नाम हर्षा था। ये एक तथ्य है, आपको जानने के लिए आवश्यक है। एक नजर डालें सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार तो आपको दिखाई देगा कि इधर बीच इस तकनीकी से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और इस मद पर खर्च की जाने वाली राशि काफी ज्यादा है। आप देखें देश में प्रति वर्ष औसत की बात की जा रही है 2 से 2.5 लाख आईवीएफ चक्र देखने को मिल रहे हैं। अगर पूरी बात की जाए तो पूरे सालाना जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 5 से 6 लाख चक्र हमको आईवीएफ से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। साथ ही 2030 तक ये कहा जा रहा है कि जो बाजार मूल्य है वो 3.72 बिलियन डॉलर, लगभग 30.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। इस सेक्टर में खर्च होने वाली राशि की ये बात की जा रही है। 2020 में यह आंकड़ा 793 मिलियन डॉलर था, अर्थात 6,595 करोड़ के आसपास। भारत में इसके बढ़ने का क्या कारण है, तो दरअसल भारत में इसके बढ़ने का एक और कारण है कि भारत में आईवीएफ अन्य विकसित देशों की तुलना में कम खर्चीला है। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में औसतन 9 से 11 लाख और सारे अन्य खर्चों को जोड़ दें तो लगभग 25 लाख एक चक्र का खर्च पड़ता है। वहीं यूके की बात करें तो लगभग 5 से 6 लाख, कुछ अतिरिक्त खर्चों को जोड़ दें तो ये राशि थोड़ी और ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर भारत में वहीं बात करें तो लगभग
1 से लेकर 99-98 हज़ार से लेकर 2 से 2.5 लाख तक में ये पूरा का पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो इन देशों की तुलना में भारत में इसका कम खर्चीला होना भी इस रुझान को भारत में बढ़ाता है। अब देखिए कितना जायज़ है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको भी लेके पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाई देते हैं। दरअसल भारत में इसको लेके चिंता जो विपक्ष व्यक्त करता है, उसका ये कहना है कि भारत में जो औसत जीवन प्रत्याशा है, महिलाओं के संदर्भ में अगर देखें तो 70 वर्ष है, पुरुषों के लिहाज से देखें तो 69 वर्ष है। ऐसे में जब औसत जीवन प्रत्याशा ही 70 वर्ष के आसपास दिखाई दे रही है और इस आयु के करीब जाकर अगर कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष इस प्रकार से गर्भ धारण करती है अगर महिला, तो उसके स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह हानिकारक होगा। और अगर बच्चा हो भी जाता है तो इन दोनों ही दंपतियों के लिए अगर वो कुछ दिन और जिंदा रहे, मान लीजिए 2-4 साल जिंदा रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद उसके भविष्य की चिंता इस क्षेत्र में चिंता जाहिर करने वाले लोग ये चिंता अपनी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो सकता है, माता-पिता से वो विहीन हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें स्वास्थ्य को लेके बहुत जोखिम रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, गर्भधारण करने के दौरान महिला का स्वस्थ होना आवश्यक है। ऐसे में ब्लड प्रेशर, मधुमेह है, इसके अलावा जो हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, उन इंजेक्शंस की वजह से बॉडी में तमाम चेंजेस होते हैं, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। और ये ना होगा अगर किसी की आयु ज़्यादा होगी, तो ये चिंताएँ व्यक्त की जाती हैं। इसके अलावा दुग्धपान एक समस्या होती है, जो प्राकृतिक रूप से एक समय के बाद कराना संभव नहीं होता है, वो हार्मोनल एक्टिविटीज़ बॉडी में नहीं होती है। इसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है, उसका ये कहना है कि ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि बुढ़ापे में एक संतान अपने माँ-बाप का सहारा बन सकता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बच्चा जो है, वो उनकी अगर कमाई है, उस कमाई की सुरक्षा के लिहाज से उनको एक अगर वारिस चाहिए, तो वो हो सकता है। और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से एक दूसरा पक्ष भी इसका खड़ा होता है। तो ये दोनों ही पक्ष आप जानते रहें, परीक्षा के लिहाज से इसको मेंशन कर दें अगर आपके हिस्से में आता है तो। इसके अलावा हमें उम्मीद है कि आपको पूरा ये संदर्भ, पूरा ये मामला, ये कानून क्या है, ये समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपको संदर्भ कितने ढंग से समझ में आया। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे इसका सही उत्तर देकर। आपके लिए प्रश्न है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।